जनरल फैज़, जनरल बाजवा दोनों का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, आपके ख्याल में? यानी अगर यहाँ कोई आईन और उसका कोई एहतराम है तो आपको पता है कि जनरल फैज़ साहब से भी पहले और जनरल बाजवा साहब के से भी पहले जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर एक मुकदमा चला था और जस्टिस वक़ार ने उनके बारे में फ़ैसला दिया कि इनको सज़ा दी जाए और अगर सज़ा पहले उनको मौत आ जाए तो फिर उनको शाहराह दस्तूर, बिल्कुल, हाँ, उस पर उनकी लाश को लटकाया जाए। इन लोगों ने कहा कि ये दूसरा ज़रा जज्बाती मसला है, लेकिन बहरहाल चूँकि उन्होंने आईन को मुअत्तल किया, आईन को किल किया, तो इस पे उनको सज़ा होनी चाहिए। लेकिन किसी ने उनको सज़ा नहीं दी, बल्कि चंद दिन बाद ख़ुद वो जज ही वफ़ात पा गए। अल्लाह ही जानता है कि वो कुदरती और तभी मौत मरे या क्या हुआ, लेकिन बहरहाल वो दुनिया से रहलत कर गए। तो पाकिस्तान में फ़र्क मसला यही है कि यहाँ बड़े लोगों के लिए सज़ा का तस्वुर अभी नहीं है। ये जब कानून की हुक्मरानी कायम होगी तब ये मुमकिन है, इस वक्त तो ये मुमकिन ही नहीं है। फिर अब देखिए पाकिस्तान में एक और निज़ाम है कि फ़ौज का एहतसाब फ़ौज वाले करेंगे और पुलिस का एहतसाब पुलिस वाले करेंगे। ये मुनासिब तो नहीं ये है। कैसे मुमकिन है? फिर तो यही है ना कि अगर दुकानदार गलती करे तो दुकानदार फ़ैसला करे, अगर ड्राइवर इशारा तोड़े और ट्रैफिक कवानीन के ख़िलाफ़ वर्जी करे तो फिर ड्राइवर आपस में तय कर ले कि उसने गलती की है या नहीं की। कोई टीचर गलती करे तो फिर टीचर्स फ़ैसला कर ले। मेरे ख़्याल में इंसाफ एक होना चाहिए, कानून एक होना चाहिए तमाम पाकिस्तानियों के लिए। तो आज आप ऐलान करते हैं कि जमात इस्लामी इक़्तिदार में आएगी तो जनरल बाजवा, फैज़ समेत बाकी तमाम जनरलों को भी कुटारे में लेके आएगी? मैं ज़रूर ये ऐलान करूँगा कि जमात इस्लामी इक़्तिदार में जब भी इंशाअल्लाह आ गई, और ज़रूर आएगी एक दिन, तो हमारा अदल और इंसाफ का निज़ाम सब के लिए बराबर होगा। वो सिराजुल हक़ हो, वो जनाब बाजवा हो, वो जनरल फैज़ हो, नवाज शरीफ हो, वो इमरान ख़ान हो, या बाज़ार का कोई चौकीदार हो, या कोई उस्ताद, डॉक्टर और इंजीनियर हो, हम सब बराबर। इसलिए बराबर के शहरी है। यहाँ एक नंबर शहरी और दो नंबर शहरी नहीं है, हम सब एक नंबर। पाकिस्तान हम सब का है। ये किसी ने फतह तो नहीं किया है कि उसके लिए अलहदा निज़ाम हो और आम लोगों के लिए अलहदा निज़ाम। ये मंसूरा में ऐसा क्या है? ये PDM वाले भी आ जाते हैं, तहरीक इंसाफ वाले भी आते जाते रहते हैं, क्या कशिश है आपके पास? असेंबली में तो एक सीट है। मंसूरा सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये आलमी इस्लामी तहरीकों का भी मरकज़ है और दुनिया में इस वक्त 57 इस्लामी ममालिक हैं। उसमें जितने भी इस्लामी तंजीमात हैं उन सब के साथ हमारे रवाबित हैं, वो सब हमारे साथ राबिता रखते हैं। उसके अलावा दुनिया भर में जितनी भी मुसलमान अक़लियतें हैं वो भी जमात इस्लामी के साथ और मंसूरा के साथ राबिता रखते हैं। आप फ़लस्तीनियों से पूछिए, आप बोस्निया के लोगों से पूछिए, आप अफ़गानों से पूछिए, आप कश्मीरियों से पूछिए, ये तमाम लोग जमात इस्लामी को अपने एक छतरी और पासबान जमात समझती है। जहाँ तक पाकिस्तान की सियासत का मसला है तो इसलिए हमारे पास सब आते हैं कि सब जानते हैं कि हमारा कोई ज़ाती मफाद नहीं है, हमारा इश्क अव्वल और आखिर सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ है। फिर यह है कि इस मौजूदा सियासी माहौल में हम PDM के साथ भी नहीं है कि उस तासुब में मुब्तला है, हम PTI के साथ भी नहीं है कि उस तासुब में मुब्तला है। हम एक मुतबादिल की तौर पर है, इसलिए कि ये दोनों लोगों ने देखा है और ये दोनों जो इत्तेहादें हैं, तकरीबन 11-13 जमाती इस वक्त PDM में हैं और छोटे बड़े 10-11 जमाती इस वक्त PTI में हैं, लेकिन हम अकेले हैं। और अकेले इसलिए है कि दोनों की मंज़िल वो कोई बेटर पाकिस्तान नहीं था। ज़ाती मफादात थे, पार्टी मफादात, और इस तरह मुख्तलिफ़ ख़याल लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने कोई एक इकट्ठ तो बनाया है, डिलीवर नहीं कर सके। तो मेरे पास इधर आदम एतमाद से कबल ज़रदारी साहब भी आए थे, ये शहबाज शरीफ साहब भी आए थे, दोनों ने कहा हमारा साथ दे। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप लोग पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम नापिस करने के लिए मुत्तहिद हो गए हैं या PTI का ख़ात्मा इसलिए चाहते हैं कि यहाँ इस्लामी निज़ाम हो? उन्होंने कहा ये तो सियासत के लिए हम एक हो गए हैं।
اس لیے ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا. البتہ میں نے ضرور شہباز شریف صاحب کو یہ بتایا تھا, ان کو یاد ہوگا, میں نے کہا کہ 3 4 6 مہینے ہیں, اس پی ٹی آئی کی حکومت کو رہنے دو, چلنے دو. اچھا. اور آپ دیکھیں گے کوئی اس کا ٹکٹ لینے کے لیے نہیں آئے گا, یہ خود بھاگ جائیں گے, چلے جائیں گے, اس لیے کہ ایک ناکام حکومت ہے, آپ نے کہا حکومت نہ کر کریں. سکی. لیکن شہباز شریف صاحب کو اس وقت میری بات سمجھ میں نہیں آئی, اور ان کا خیال تھا کہ نہیں اس کو, میں نے پھر کہا کہ آپ اس کو سیاسی شہید کر رہے ہیں, اس کو چلنے دو, رہنے دو, تاکہ یہ 5 6 مہینے یہ پورے. لیکن ان کا چونکہ اپنا ایک ایجنڈا تھا, ان کے اپنے کیسز تھے, ان کے اپنے معاملات تھے, وہ کلیئر کرنا چاہتے تھے. اب شاید ان کو میری بات یاد آئی ہوگی. اسی طرح پھر پی ٹی آئی نے بھی ہمارے ساتھ رابطہ کیا کہ یہ سائفر کا مسئلہ آیا ہے اور امریکہ نے سازش کی ہے, تو آپ ساتھ دیں. میں نے کہا بابا آپ یہ سائفر مجھے بھیجے, اس کا فوٹوسٹیٹ بھیجے. تو عمران خان صاحب نے کہا بھی تھا کہ میں ابھی بس بھیج رہا ہوں, پرویز خٹک کو اور شاہ محمود قریشی کو دے کر آپ کے پاس بھیج رہا ہوں. لیکن 8 9 مہینے گزر گئے, نہیں لایا. تو دوبارہ ابھی آئے تھے اسد عمر صاحب, دوبارہ یاد دہانی کروائی آپ نے کہ وہ سائفر تو میں نے پھر مانگا نہیں, نہ میری دلچسپی تھی, نہ مجھے کوئی ضرورت تھی. لیکن بہرحال کوئی ہے ویسے سائفر, انہوں نے خود کہا کہ ہم آپ کے پاس بھیج رہے ہیں, اب تک نہیں بھیجا. یہ تو وقت ہی بتائے گا, لیکن اگر کوئی چیز ان کے ساتھ ہوتی وہ ضرور ہمیں بیچتے, ورنہ فوٹوسٹیٹ تو بیچتے. میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ اگر یہ واقعی امریکہ نے سازش کی ہے تو پھر میں آنکھیں بند کر کے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. اس سازش اس لیے کہ امریکی مداخلت کو ہم کسی بھی صورت میں اپنی سیاست میں برداشت نہیں کرتے. لیکن ٹھیک ہے, انہوں نے ایک بیان تو دے دیا, لیکن پھر جناب فواد چودھری نے کوئی 5 بار چکر لگایا امریکی سفارت خانے کا کہ غلط فہمی ہے اور ہمارا مطلب یہ نہیں تھا اور یہ نہیں تھا. پھر امریکہ میں لابنگ شروع کی. تو ان کا یہی خیال ہے کہ امریکی تعاون اور سپورٹ کے بغیر ہماری بات نہیں بن سکتی ہے. لیکن الحمدللہ ہم اس ٹینشن سے بالکل آزاد ہیں.